तो पार्ट 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 तक हम लोग 97 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब इस पार्ट में 98 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। 30% अंक प्राप्त किया है तो उस कितने नंबर से फेल हो गया? 108 नंबर से फेल हो गया। तो माइनस लगा लीजिए फेल के, अगर फेल हो रहा है तो माइनस लगा लीजिए। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए। दूसरा कितना क्या है? 52%। और वो क्या किया है? जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक है, यानी पासिंग नंबर जो था उससे 24 अंक अधिक लाया है। तो आपको बताए थे कि क्या करना, बड़े में से छोटे को घटाना है। 52 में से 30 को घटाइएगा तो ये क्या आ जाएगा? 22। 52 में से 30 को घटाइएगा तो ये आएगा 22%। और यहाँ आप 24 में से 108 को घटाना है, -108। बस 108 मत घटा दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 24 प्लस 108 होगा तो ये हो जाएगा 132। तो 22% का वैल्यू कितने के बराबर है? 132। तो 100% का वैल्यू, 100% मतलब जो मैक्सिमम मार्क होगा, तो 132 बटे 22 और गुना 100। अगर 22 से काटिएगा तो 6 बार में ये चला जाएगा। ठीक है। और टोटल नंबर कितना आ गया? 600। यानी परीक्षा में जो टोटल नंबर था, जो मैक्सिमम मार्क था, कुल अंक जो था वो कितना है? 600। अब बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए? तो पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए? अगर जो पहला बच्चा जो 30% लाया है तो वो 600 का 30% अगर लाएगा तो 600 का 30% आपका हो गया 180 नंबर। 180 नंबर लाया और 180 नंबर लाने के बाद वो 108 नंबर से फेल हो गया। तो 108 नंबर से अगर वो फेल हो गया, पूछा क्या जा रहा है? उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? पासिंग परसेंट पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो आप इसको ऐसा कीजिए कि कितना नंबर से वो फेल किया है। तो फेल किया है 108 नंबर से। फेल किया है 108 नंबर से। आप यहाँ समझ सकते हैं कि 22% का वैल्यू कितना है? 132 है। आपको परसेंट पूछा जा रहा है तो ये करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? आप यहाँ एक मिनट देखिए कि आपसे पासिंग परसेंट पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे। तो आपको पता है कि 22% जो वैल्यू है वो कितने का है? 132 नंबर का है। तो 1% का वैल्यू क्या होगा? 1% का वैल्यू होगा 6। यानी 6 नंबर कितने के बराबर है? 1% के बराबर है। अब यहाँ देखिए इस दूसरे केस में कि एक बच्चा 52% नंबर लाया है तो 24 नंबर उसको एक्स्ट्रा आया है। 24 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा? अगर 6 नंबर 1% के बराबर है तो 24 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा? 4% के बराबर होगा। यानी जो दूसरा बच्चा है वो पासिंग परसेंट 52% लाया है तो पासिंग परसेंट से 4% एक्स्ट्रा मार्क है। तो पासिंग परसेंट अगर आपको निकालना है, पासिंग परसेंट, तो आप क्या कीजिए 52% में से 4% घटा दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 48%। यही आपसे पूछा जा रहा है कि पासिंग परसेंट कितना है। ऑप्शन डी 48%। ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी जाइएगा तो अगर 1% 6 नंबर 1% के बराबर है तो 108 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा? तो 1/6 गुना 108। ये काटिएगा तो एक बार में बचा 4, 48, जो हो जाएगा 8। तो 30% नंबर लाया है तो 18% नंबर से फेल हो गया। 18% और लाएगा तो पास हो जाएगा। तो 30 में 18 जोड़ दीजिए, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 48%। तो किसी भी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको यहाँ परसेंटेज पूछा जा रहा है, पासिंग परसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उन्होंने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। देखिए एक परीक्षा में एक छात्र को कितना नंबर चाहिए था? नंबर चाहिए था 40%। ठीक है। और 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से फेल हो गया। तो 40% पास होने के लिए चाहिए था, लेकिन उसको मिला कितना? मिला 178 अंक।
लेकिन वो 22 अंक से फेल हो गया, तो 22 अंक अगर और ले आता तो पास हो जाता। तो आप यहाँ से कीजिएगा तो 40% कितने के बराबर है? 200 नंबर के बराबर है। तो कुल पूर्णांक 100% का बात कर रहा है, कुल पूर्णांक होता है 100%, 100% हो जाएगा 200 बटे में 40 गुना में 100, ये हो जाएगा 500। तो कुल पूर्णांक जो था वो कितना था? 500 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषय में क्रमशः 81%, 66%, 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से एवरेज वाला सवाल दे दिया कि आप मान लीजिए कि चौथे विषय में उसको कितने परसेंट कितना परसेंट नंबर मिला, एक्स परसेंट नंबर मिला। ठीक है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चारों विषय मिलाकर 70% मिला है। ठीक है, चारों विषय मिलाकर 70% मिला है। पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा, चारों विषय मिलाकर मिला है 70%। पहला मिला 81%, दूसरा में मिला है 66%, तीसरा में 61%, चौथा में मान लो x%। कितना टोटल सब्जेक्ट है? 4 इक्वल टू 70। यहाँ से अगर जोड़ोगे 6 1 7 1 8, 6 6 12 8 20 प्लस x इक्वल टू 280। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 280 माइनस 208, 280 माइनस 208 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 72%। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। 280 में से 208 घटाइएगा, आंसर क्या आ जाएगा? चौथा सब्जेक्ट में उसको 72% अंक मिला था। चलिए अगला। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण रहे? ठीक है, 900 लड़की बैठा और 900 लड़की, और 900 में 40% क्या हो गए? फेल हो गए। अच्छा, पास हुई है, उत्तीर्ण हुई है। तो 40 बटे अगर 100 करोगे तो ये कैंसिल हो गया। 360 जो लड़कियां हैं वो क्या हुई? पास हुई है। अब लड़के का अगर बात किया जाए तो लड़का कितना है? 1100 लड़का है, और उसमें से 50% पास हो गया है। तो 50% का मतलब सीधा आधा होता है। तो 550 लड़का क्या हो गया? पास हो गया है। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? टोटल विद्यार्थी कितना है? अगर आप टोटल स्टूडेंट देखिएगा तो 900 लड़की है, 1100 लड़का है, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? टोटल हो गया 900 प्लस 1100 यानी 2000 स्टूडेंट हो गया टोटल। 2000 में 360 प्लस 550 कितना हो गया? ये हो गया 910 स्टूडेंट क्या हो गया? पास हो गए। तो फेल कितना हुआ होगा? 2000 में से अगर 910 स्टूडेंट पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा? तो टोटल में से 910 को घटा दीजिए, तो ये 0, ये 9 हो गया, और इधर 1190 स्टूडेंट जो होगा वो क्या होगा? पास हुआ होगा, सॉरी फेल हुआ होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो 1190 विद्यार्थी फेल हुआ। कितने में 1190? तो 2000 में 1190 फेल हुआ है। तो 100 पे वैल्यू बताइए, परसेंट का बात है तो 2 जीरो यहाँ गया, 1 जीरो यहाँ गया, और यहाँ से काटिएगा तो 2 पंचे 10, 2 नमा 18, फिर 2 पंचे 10। तो 59.5% स्टूडेंट जो है वो आपका फेल हुआ होगा। ये आपका ऑप्शन मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। 59.2 दिया है, 59.5 आना चाहिए। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए।
यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हो। कहने का मतलब कि 20% दोनों सब्जेक्ट में क्या हुआ है, फेल हुआ है। 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है और 2500 स्टूडेंट दोनों विषय में पास हुआ है। 2500 स्टूडेंट दोनों विषय में पास हुआ है। तो इस टाइप के सवाल को अगर आप वेन डायग्राम से बनाइएगा ना तो इजीली बनेगा। वेन डायग्राम से बनाइएगा तो इजीली बनेगा। अब देखिए वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे। देखिए टोटल वैल्यू होता है 100%। टोटल वैल्यू इसका इसका और इसका ये तीनों अगर आप जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 100% होता है। ठीक है। तो आपको बोला गया है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी, 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल्ड है। तो 20% अगर दोनों का वैल्यू बोला जा रहा है तो ये 20 का वैल्यू दोनों का वैल्यू होता है। ये फेल वाला दिया हुआ है और इधर पास वाला दिया हुआ, तो इधर भी हम फेल वाला देखेंगे। अगर 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 40% फेल हुआ होगा। गणित में 70% पास हुआ है तो गणित में फेल कितना हुआ होगा, 30% हुआ होगा। अब देखिए इंग्लिश में 40% फेल है। इंग्लिश ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, इंग्लिश ये टोटल को। अगर उसमें से ये 20 हम घटा दे तो केवल इंग्लिश का फेल कितना बचेगा, 40 - 20, यानी केवल इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं, 20% है। ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश। केवल मैथ्स में फेल होने वाले तो 30 में से 20 को घटा दीजिए, यानी 10% ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल किए हैं, ओनली मैथ। और आपसे पूछा जा रहा है कि यदि दोनों विषय में 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहा हो। अब देखिए कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहा हो तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। तो आप देखिए कि 20% बच्चा जो है वो केवल इंग्लिश में फेल हुआ है, 10% बच्चा केवल मैथ में फेल हुआ है और ये जो 20% बच्चा है ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है। तो टोटल फेल होने वाले छात्र कितने हैं, 50%। फेल होने वाले छात्र अगर 50% है तो पास होने वाले कितने होंगे, पास होने वाले 50% होंगे। फेल 50% है तो पास 50% क्या होगा, और इसी 50% का वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है, 2500 के बराबर दिया हुआ है उत्तीर्ण छात्र। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो कुल परीक्षार्थी होता है 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2500/50 और गुना में 100। तो कुल परीक्षार्थी कितना हो जाएगा, 5000। यही आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, तो वो था 5000। ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थियों ने गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में तथा दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो। टोटल कितना दिया है दोनों विषय में, 46 उत्तीर्ण हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कितने अभ्यर्थी की संख्या थी। देखिए इसको भी वेन डायग्राम से आप बनाइए। ये क्या है, मैथ है और मैथ में कितना फेल हुआ है, 42%। दूसरा क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश में कितना फेल हो गया, 52%। और दोनों विषय विषय में हुए हैं 17% फेल। तो टोटल अगर हम आप केवल मैथ में फेल होने वाला का अगर पता है, ये देखिए ये टोटल मैथ होता है, ये टोटल सर्कल मैथ है। केवल मैथ है, यहाँ से यहाँ तक होगा ये वाला, और ये वाला जो होगा ना ये केवल मैथ है। तो ये क्या होगा, अगर 42 टोटल है, टोटल में से 17 को अगर आप घटा दीजिए तो ये केवल मैथ आएगा। 25% केवल मैथ में फेल हुआ होगा। इंग्लिश में 52% में से 17% को घटा दीजिए तो 35% जो है केवल इंग्लिश में फेल हुआ होगा। ठीक है। तो फेल होने वाला टोटल छात्र कितना है, फेल होने वाला टोटल छात्र है, आप बोलिएगा कि केवल और केवल मैथ में 25% फेल हुआ है।
केवल इंग्लिश में 35% फेल हुआ है और दोनों विषय में 17% फेल हुआ है। तो यहाँ से आप कीजिएगा तो 5 5 10 7 17 और 2 3 5 1 6 1 7 77% छात्र क्या हुआ, फेल हुआ। कहीं ना कहीं फेल हुआ, चाहे एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में। तो पास कितना छात्र हुआ होगा? टोटल छात्र होता है 100%, 100% में से 77% छात्र फेल हो गया, तो पास हुआ होगा 23% छात्र। और क्वेश्चन में पास छात्रों की संख्या क्या है? 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं दोनों विषय में। ठीक है, तो पास छात्र कितना है? 46। तो 23% कितने के बराबर है? 46। तो 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है, 100% क्या होगा? 46/23 गुना में 100। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, वेन डायग्राम से आप इजीली बना सकते हैं इस टाइप के सवाल को। अगला सवाल देखिए, 103 नंबर का सवाल। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तो 40 विद्यार्थी ने ये दोनों विषय चुने हैं तथा 40 विद्यार्थी ने ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए, 40 विद्यार्थी दोनों विषय चुना है। ठीक है, 72% बायो चुना है और 44% क्या चुना है? गणित चुना है। तो यहाँ देखिए, बायो जो है वो 72% चुना है और मैथ कितना है? 44%। आपको बताइए कि टोटल क्या होता है? टोटल 100 होता है। टोटल ये तीनों का वैल्यू कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, अब 100% टोटल वैल्यू होता है, तो अगर ये वाला बायो का ये वाला घेरा है, अगर ये 72% है, अगर ये 72% है, तो ये कितना होगा? ये होगा 28%। होगा कि नहीं? अगर ये 72% है, अगर ये 72% है, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला जो आप देख रहे हैं, कौन वाला? देखिए, ये 72% है, ये टोटल सर्कल 72% है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला, ये कितना होगा? 28% होगा। और ये वाला क्या है? केवल मैथ वाला हो गया। तो मैथ टोटल कितना है? 44%। मतलब ये टोटल सर्कल है 44% और केवल मैथ है 28। तो ये वाला कितना हो जाएगा? तो आप 44 में से 28 को घटा दीजिए, तो 44 में से 28 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 16%। तो ये जो दोनों का बीच वाला आ गया ना, जो मैथ में भी जो मैथ भी चुना है और बायो भी चुना है, वो कितना है? 16% है। और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हैं और यहाँ कितना चुना है? 16%। तो 16% का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? 40 विद्यार्थी के बराबर हो गया। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? कुल 100% विद्यार्थी होता है। 100% का वैल्यू 40/16 गुना 100। 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 10 बार में, और यहाँ से 4 चला जाएगा 25। तो आंसर आपका आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कक्षा में वो कितना है? 250, ऑप्शन सी। 105 नंबर का सवाल है। 105 नंबर का सवाल में आपसे पूछ बोला जा रहा है कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिसमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र है। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि पास कितना हुआ? 40 विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थी है, 3 कक्षा है, एक 40 का है, एक 50 का है और एक 60 का है। पहला में 10% उत्तीर्ण हुआ, तो पहला का अगर आप 10% निकालिएगा तो 40 का 10% होता है 4। दूसरा में कितना हो गया? 20% उत्तीर्ण हुआ, तो 50 का 20% हो गया 10। और तीसरा में 10% उत्तीर्ण हुआ, तो 60 का 10% हो गया 6। तो कितना उत्तीर्ण हुआ? तो उत्तीर्ण टोटल हो गया 20। ठीक है, उत्तीर्ण टोटल कितना हो गया? 20 स्टूडेंट हुआ। 20 स्टूडेंट कितने में उत्तीर्ण हुआ? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है?
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 150। 150 छात्र में कितना छात्र पास हुआ? 20। तो परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो 20 छात्र पास हुआ कितने में? 150 में। तो 100 में क्या होगा वैल्यू? यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से काट दीजिए, 200/15 हो गया, और 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, और ये क्या हो जाएगा? 20। तो 40/3 हो गया, और 40/3 होता है 13.1/3%। ऑप्शन नंबर ए, 13.1/3% छात्र उत्तीर्ण हुए। चलिए अगला सवाल है कि खिलौना के मूल्यों में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि हुई। खिलौने के मूल्यों में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि हुई। वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री संख्या 15% कम हो गई। मूल्य में प्रति खिलौना मूल्य में वृद्धि हुआ तो बिक्री कम हो गया। कितना वृद्धि हुआ? 20%। और 20% आपको पता है, इसको अगर तोड़िएगा 1/5 लिखिएगा, और 15% को अगर आप तोड़िएगा तो 3/20 लिखिएगा, 15/100 कीजिएगा। यानी मूल्य कहाँ से? 5 में एक वृद्धि हो गया, तो 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। मूल्य 5 से 6 हो गया, और बिक्री 20 से कितना कम गया? माइनस हो गया। तो 20 से कितना कम हो गया? 20 से कम हो गया, 17 पे आ गया। तो पहले कितना हो रहा था? पहले हो रहा था 100 रुपए का बिक्री, तो अब 102 का बिक्री हो रहा है। कितना परसेंट बढ़ गया? 2% बढ़ गया। नहीं तो आप बोल सकते हैं 2 रुपये बढ़ा कितने पे? 100 पे। तो फिर 100 पे वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज तो दो दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर 2% ही होगा। देखिए ये प्रति खिलौने मूल्य है, और ये बिक्री है। तो जो मूल्य, जितना आपका एक कलम का मान लीजिए मूल्य है, और जितना कलम बिका वही तो आपका मूल्य आता है ना, वही तो टोटल पैसा आता है ना। तो एक खिलौना का मूल्य 5 रुपए है, और 20 बिक रहा है, तो भाई एक 100 रुपये आया। फिर 6 हो गया, और मूल्य 17 हो गया, तो 102 रुपये आ रहा है। तो कितना रुपया ज्यादा आया? 2। कितने पे? 100 पे। तो 100 पे वैल्यू निकाल लिए, आपका आंसर हो जाएगा 2% बढ़ गया। अगला सवाल देखिए। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पे, 15% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तथा 27,000 रुपए की बचत करता है। बचत कर रहा है 27,000 रुपए का, और खर्च कितना कर रहा है? देखिए खर्च कर रहा है 25% घर पे, उसके बाद 5% खाने पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ा पे। इतना वो टोटल खर्चा किया है। तो टोटल 25, 5, 30, 15, 45, 10, 55% खर्च कर देता है। तो बचाता कितना है? बचत होता होगा, बचाता होगा। देखिए टोटल होता है 100%। अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो टोटल कितना होता है? 100% होता है। 100% में 55% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 45%। और 45% का वैल्यू कितने के बराबर है? 27,000 के बराबर। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है अजय की मासिक आय, आय कितना होता है? 100% होता है। तो 27,000 बटे में 45 और गुना में 100। 5 से काटिएगा 20 बार में गया, और 5 से काटिएगा 9 बार में गया। 9 × 27, 3,000। 3 × 2 60,000 रुपये। यही आपका आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि कौशल के मासिक वेतन का 15% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। कौशल का मासिक वेतन का 15% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। ठीक है। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का जो मासिक वेतन है वो नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। तो यहाँ देखिए कौशल का जो 12% है वो किसके बराबर है? नंदनी के 16% के बराबर है। ये कैंसिल हो गया, 4 से काटिएगा 3, 4 से काटिएगा 4। तो 3 × k = 4 × n। तो कौशल बाय नंदनी, इसका अगर रेशियो निकालिएगा तो ये कितना होगा? 4:3। तो कौशल नंदनी का अगर आप वेतन का अनुपात लिखिएगा तो 4 अनुपात क्या लिखिएगा? 3। ठीक है। अब बोला जा रहा है सुरेश
का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। तो एक सुरेश है, सुरेश का मासिक वेतन नंदनी का आधा, नंदनी का आधा यानी 1.5 होगा। नंदनी का अगर 3 यूनिट है तो कौशल का कितना हो जाएगा? 1.5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। तो आगे आपको क्या बोला गया है? आगे बोला गया है कि सुरेश की वार्षिक वेतन 1.8 लाख है, तो कौशल का मासिक वेतन कितना है? देखिए यहाँ सुरेश का वार्षिक वेतन दिया है कि एक साल में सुरेश जो है ना, सुरेश एक साल में कितना कमा रहा है? 1.8 लाख। और यहाँ जो हम रेशियो निकाले हैं ये मासिक वेतन का है। तो एक साल में अगर 1,08,000 कमा रहा है तो 12 महीने में, मतलब 12 से भागा कर दीजिए तो एक महीने मासिक निकल जाएगा। 1,08,000 अगर एक साल में कमा रहा है तो इसको 12 से भागा कीजिएगा तो क्या आएगा? 9,000 रुपये पर मंथ आएगा। ये मासिक वेतन आ गया किसका? ये आ गया सुरेश का। और सुरेश का मासिक वेतन यहाँ कितना? 1.5। तो आप बोल सकते हैं कि 1.5 यूनिट कितने के बराबर है? 9,000 रुपये के बराबर है। तो आपसे पूछा किसका गया है? कौशल का मासिक वेतन। कौशल का मासिक वेतन कितना है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा? 9,000 बटे में 1.5 और गुना में 4। इसको, इस पॉइंट को अगर हटा दीजिएगा, इस पॉइंट को अगर हटा दीजिएगा तो ऊपर में 10 से गुना होगा। 15 छाके 90, तो ये हो जाएगा 600। 6 चौके 24,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24,000 रुपये। ये निकल गया आपका कौशल का पर मंथ का वेतन। पर मंथ 24,000 रुपये प्रति महीने मासिक वेतन। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 109 नंबर का कि कोई व्यक्ति, 109 नंबर का सवाल देखिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत ज्ञात करें। देखिए बोला जा रहा है कि 80% खर्च करता है, तो मान लीजिए उसका आय 100% था, 100% आय था, उसमें से 80% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 20%। अब खर्च, उसके आय में 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है। कितना वृद्धि हो गया? 16.2/3% की वृद्धि हो गई। और उसके बचत में तो 16.2/3% की अगर वृद्धि हो गई तो इसको अगर आप कीजिएगा, आय कितना? 100%, 100% का 16.2/3 निकालिएगा तो 16 16 48 2 50/300 होता है। तो 100 इंटू 50/300, तो 50/3 का वृद्धि हो गया। कितना होकर वृद्धि हो गया? 50/3 का वृद्धि हो गया। 50/3 को आप लिख सकते हैं 16.2/3% का वृद्धि हो गया है। यहाँ 80 में कितना हो गया है? 37.1/2। 37.1/2 होता है 75/200। 37.1/2% को तोड़िएगा तो 75/200 आएगा। तो 80 का 75/200 कितना होगा? या 80 का 3/8 सीधा लिखिए। 80 का 3/8 कितना हो गया? 30% का वृद्धि हो गया। यानी खर्च में कितना का वृद्धि हो गया? 30% का वृद्धि हो गया। ठीक है ना? खर्च में कितना का वृद्धि हो गया? 30% का वृद्धि हो गया। आय में कितना हो रहा है? 16.2/3% हो रहा है। तो कितना का उसके बचत में कितना परसेंट का कमी अब वो होगा, वृद्धि होगा? उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? वर्तमान बचत पूछा जा रहा है, कमी वृद्धि नहीं, वर्तमान बचत। तो इतना परसेंट वृद्धि हुआ है और इतना खर्च आपका बढ़ गया, तो आप क्या कीजिए? घटा दीजिए। घटाइएगा तो 30 में से अगर 16.2/3 को घटाइएगा तो कितना होगा? बड़े में से छोटे को घटाइए। तो 30 में से 16.2/3% परसेंट को घटाना है, तो 30 में से आप डायरेक्ट किसको घटा लीजिए? 17 को घटा लीजिए। 30 में से अगर आप डायरेक्ट 17 को घटाइएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 13। अब 3 है नीचे, ऊपर 2 है, तो 3 में से 2 को घटाइए, 1, नीचे में क्या होगा? 3। इतना परसेंट। तो क्या हो गया उसका? वृद्धि होती है इतना वृद्धि, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आय कितनी है? वर्तमान बचत। तो पहले 20 का बचा रहा था, अब 13.1/3 बचा रहा है, तो कितना कम बचा रहा है? तो आप 20 में से 13.1/3 घटाइएगा
तो आपका आएगा 6.2/3%। ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी आंसर होगा, 6.2/3% बचा रहे हैं। चलिए 110 नंबर का सवाल देखिए। 110 नंबर के सवाल में आपसे बोला गया है कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, 15% क्या है, आवश्यकता पर, शेष आय का 15%, शेष आय का 15% पुस्तक पे, शेष आय का 30% कपड़ों पे खर्च करता है। अब उसके पास 9520 रुपये बचे हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो देखिए, मासिक आय निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक्स मान के बना रहे हैं तो आसानी से बन जाएगा, या 100 यूनिट मान के बना रहे हैं तब भी बन जाएगा। अगर आप मान ले कि उसकी मासिक आय एक्स है, मान लीजिए कि मासिक आय कितना है, एक्स है, तो अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू। अब यहाँ एक बार लास्ट में आप देखिए कि अब उनके पास 9520 रुपये बचते हैं, मतलब उसके पास क्या दिया हुआ, बचत दिया हुआ है, ठीक है ना। 9520 रुपया उसका क्या है, बचत है। तो आपको यहाँ देखना है कि 20% अगर वो खर्च कर दिया तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4। तो x का 4/5 बचाया। फिर शेष का 15%, 15% कितना होता है, 3/20, यानी 20 में से 3 खर्चा कर दिया, 20 में से 3 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 17। कितने में, 20 पे। फिर क्या क्या है, शेष का 30%, 30% होता है 3/10, 3/10, 10 में से 3 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 7। कितने में, 10। और अब उसके पास टोटल बचत कितना है, 9520 रुपये है। तो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 9520। तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, 9520 गुना 5 गुना 20 गुना 10 डिवाइडेड बाय 4 गुना 17 गुना 7। तो 4 से तो आप डायरेक्ट इसको काट दे, 20 को 5 बार में गया। अब अगर 17 से इसको काटे तो 17 पचे 85, 10 102, 17 छाके 17 पचे 85, 17 छाके 7 से काटिएगा, ये 80 बार में जाएगा। तो ये क्या हो गया, 80 गुना 5 गुना 5 गुना 10। तो 80 गुना 10 कितना हो जाएगा 800, और 800 गुना 25 तो 25 अठे 200 होता है, और 2 जीरो और एक्स्ट्रा आ गया। तो उसका मासिक आय कितना हो गया, 2000 हो गया, सॉरी 20,000 रुपये हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नताशा अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करती है। नताशा अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पे खर्च करती है। खर्च खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि का 60% था। तो नताशा का वेतन क्या था? तो मान लीजिए कि आप क्या किए कि 45% आप खरीदारी करने का निर्णय किए हैं। 11,475 रुपया आप खर्च करने के बाद आपको पता हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि का। तो आप मान लीजिए कि खर्च किए जाने वाले राशि क्या था, एक्स था। खर्च किया जाने वाला जो राशि था वो क्या था, एक्स था। तो एक्स का आप 60% ही खर्च किए हैं, और वो कितने के बराबर है, 11,475 के बराबर है। तो यहाँ से कीजिएगा तो 3, और यहाँ से कीजिएगा 5। 7 5 12 4 16 2 18, 3 से कट जाएगा। तो 3 तिया 9, 3 8 24, 3 दूना 6, 3 5 15। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा, 3825 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 25 25, 5 दूना 10 तो 12, 8 पंचा 40 1 41, 5 तिया 15 4 19, 19,125 रुपये। ये 19,125 रुपये क्या आया, ये 19,125 रुपये आया कि खर्च किया जाने वाला राशि। ये 19,125 रुपया वो सोची थी कि खर्च करना है, लेकिन उसका 60% ही कर पाई है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, ना
नताशा अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 45% वो मासिक वेतन का खर्च करने का निर्णय लिया था। 11,475 रुपए खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने जाने वाले राशि का 60% है। तो आपको ये पता चल गया कि उसको कितना टोटल खर्चा करना था, 19,125 रुपये खर्चा करना था। और आपको ये भी पता है कि वो अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पे खर्च करने का निर्णय लेती है। तो मान लीजिए कि मासिक वेतन जो है वो क्या था, वाई था, और मासिक वेतन वाई है। वाई का 45% वो क्या करती है, खरीदारी पे खर्च करने का निर्णय लेती है। तो वाई का 45% कितना हो जाएगा, खरीदारी पे कितना खर्च करने का वो निर्णय ले रही है, ये आप निकाले हैं 19,125 रुपये। तो यहाँ से अगर y का वैल्यू आप कैलकुलेट करें, 5 से काटिएगा 9 बार में जाएगा, 5 से काटिएगा 20 बार में जाएगा। 9 से अगर काटिएगा तो 9 दूना 18, 9 से काटिएगा 9 दूना 18, 1 बचा, 2 बचा, 9 दूना 18, 9 बचा 45। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2125 इंटू 20। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 और ये 4, 1 0 यहाँ। तो उसका जो मासिक वेतन जो हम वाई माने थे वो कितना है, 42,500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, 42,500 रुपये। पहले क्या किया है देखिए, 45% अपने मासिक वेतन का खरीदारी करने का खरीदारी पर खर्च करने का वो निर्णय लिया। लेकिन 11,475 खर्च करने के बाद उसको ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% है। तो पहले आपको निकालना है कि वो कितना टोटल अमाउंट खर्च करने का सोची थी। तो आप मान लीजिए कि x रुपए वो खर्च करने का सोची थी, और x रुपए का 60% कितने के बराबर है, 11,475 के। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू 19,125 रुपया निकला। 19,125 रुपया वो खरीदारी करने का, इतना रुपया का वो खरीदारी करने का सोची थी। और ये रुपया किसके बराबर है, ये रुपया उसके मासिक आय के 45% के बराबर है। तो आप y उसका मासिक आय मान लीजिए, y का 45% 19,125 के बराबर है। यहाँ से y यानी उसका मासिक आय कितना निकल जाएगा, 42,500 रुपये। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मिस्टर अग्रवाल अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। मिस्टर अग्रवाल अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपने पुत्री को दे दिया, तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपए मिले हो तो उसके पास कुल कितना धन था। देखिए, प्रत्येक लड़का को मिला कितना है, 14,000। 14,000 रुपये प्रत्येक लड़का को मिला और उसके पास 5 लड़का था, 5 पुत्र था। तो टोटल पुत्रों को कितना रुपए मिला होगा, 70,000 रुपये मिला होगा। ये टोटल जितने भी उसके पुत्र हैं मिला के जो कुल पैसा मिला होगा वो कितना मिला होगा, 70,000 रुपये मिला होगा। तो यहाँ देखिए, आप इसको 100 मान के बनाएगा तो आसानी से बनेगा। कैसे, देखिए कैसे होगा। मान लीजिए कि मिस्टर अग्रवाल के पास 100 रुपीज था, या 100 यूनिट रुपया था। अब इस 100 यूनिट में 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया तो बचा कितना, 70% भाग। 30% भाग अगर अपनी पत्नी को दे दिया तो बचा कितना, 70%, यानी 70 यूनिट बचा। अब इस 70 यूनिट में क्या किया कि शेष धन का आधा धन अपनी पुत्री को, तो शेष का आधा, इसका आधा मतलब 50%। तो 70 का आधा कितना हो गया, 35। 35 दे दिया तो बचा कितना, 35 यूनिट बचा। अब इस 35 यूनिट को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। 35 यूनिट को 5 पुत्रों में बांटा, और 35, हर एक पुत्र को कितना मिला, 14,000 रुपए। तो पांचों पुत्र को मिलाकर कितना मिला होगा, 70,000 रुपए। और पांचों पुत्र को यहाँ कितना मिल रहा है, 35 यूनिट। तो 35 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 35 यूनिट का वैल्यू 70,000 रुपए के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि उनके पास कुल कितनी संपत्ति थी या धन था, कुल कितना था, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए।
तो ये कितना हो जाएगा, 35 यूनिट का वैल्यू 70,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2,000, 100 यूनिट का वैल्यू 2,000 गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा। उसके पास कितना टोटल धन था, 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी। 113 नंबर का सवाल देखिए। 113 नंबर के सवाल में आपको बोला गया है कि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग कितना है, 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1,000 विद्यार्थी हो तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हो, तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक की आयु के कितने परसेंट विद्यार्थी होंगे। टोटल स्टूडेंट कितना है, 1,000, और 1,000 का 2/5 भाग क्या है, छात्रा है। तो 1,000 का अगर 2/5 आप निकालेंगे, तो 1,000 का 2/5 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 400 क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। अब 400 लड़कियां हैं, 400 छात्रा है। अब आपको बोला जा रहा है कि विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 400 का 1/5 अगर आप निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 80। 80 जो है ये लेस देन 12 वर्ष है, 12 वर्ष से कम उम्र के। 400 में अगर 80 12 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो आगे कितना होगा, आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने छात्र छात्र होंगे। तो देखिए, टोटल 1,000 में 400 अगर छात्र है, मतलब सॉरी गर्ल्स है, छात्राएं हैं, तो बॉयज कितना होगा, बॉयज 600 होगा, 600 बॉयज होगा। टोटल 1,000 स्टूडेंट है, 1,000 में 400 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, 400 600 होंगे। और छात्रों का, लड़कों का 1/4 भाग, तो 600 का 1/4 12 वर्ष से कम है, तो 600 का 1/4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 50। ये लेस देन 12 वर्ष, ठीक है। तो 12 वर्ष से कम उम्र वाले कितने हो गए, 230 हो गए। टोटल 230 स्टूडेंट 12 वर्ष से कम उम्र वाले हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है कि 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक वाले कितने परसेंट विद्यार्थी हैं, तो अधिक वाले कितने हैं, तो आप टोटल में से 1,000 में से 230 को घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 770 हो जाएगा। 770 स्टूडेंट जो हैं वो 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है, तो परसेंट में पूछा जा रहा है। तो कितने, 770 स्टूडेंट हैं कितने में, 1,000 में। तो परसेंट का मतलब 100 पे वैल्यू पूछा जा रहा है, तो डबल जीरो यहाँ से गया, एक जीरो यहाँ से गया। तो टोटल 77% छात्र या तो 12 वर्ष है या 12 वर्ष से अधिक है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ से अगला सवाल चलिए देखते हैं क्या है। 113 है। 113 नंबर का सवाल आपसे बोल रहा है कि दिया गया है कि ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। ए की आय का 10% मतलब 10/100 बराबर बी की आय का 15% मतलब 15/100 बराबर सी की आय का 20% मतलब 20/100 गया। और 5 से अगर काटिएगा तो 2 3 और 4, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, ठीक है ना। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। तो आप यहाँ से अगर ए बी और सी का निकाले, तो ए बी और सी निकालने का बहुत तरीका होता है। जो सबसे बेसिक तरीका होता है वो आप क्या है कि 2a इक्वल टू क्या है, 3b है। तो ए बाय बी यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बाय बी आपका क्या होगा, अगर इस दोनों को कंसीडर कीजिए ए और बी को, तो ए बाय बी क्या हो जाएगा, ए बाय बी हो जाएगा आपका 3/2। और इस दोनों को कंसीडर कीजिए तो बी बाय सी क्या हो जाएगा, बी बाय सी हो जाएगा 4/3। तो देखिए बी यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 2 से गुना और यहाँ भी 2 से गुना, तो 6/4 हो गया। तो यहाँ से ए बी और सी का जो रेशियो आ जाएगा 6:4:3।
3 आ जाएगा। ये सबसे बेसिक तरीका होता है रेशियो निकालने का। तो आपको बोला गया है कि यदि एबीसी की कुल आय का योग 78,000 रुपए है, यहाँ एबीसी का कुल आय का योग कितना है 13 यूनिट, और 13 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 78,000 रुपए। तो आपसे क्या पूछा गया, तो बी की आय कितनी है, बी की आय कितनी है, बी की आय है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 78,000 बटे 13 और गुना में 4। तो यहाँ से कीजिएगा 6,000 होगा, 6 चौके 24,000। तो बी की आय कितने हो जाएगी 24,000 रुपए, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 115 नंबर सवाल देखिए। 115 नंबर सवाल में आपको बोला जा रहा है कि मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग मिला। प्रत्येक नाती नातिन जो है ना, जो नाती है, नाती नातिन है उसको एन लिख ले रहे हैं, उसको क्या मिला है प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग मिला है। प्रत्येक पुत्र का कितना मिला है 1/8 भाग मिला है, तो 1/8 ऑफ सन लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिला है, और प्रत्येक पुत्री का कितना भाग है ये 1/10 भाग ऑफ डॉटर है। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब आगे आपको बोला गया है कि उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिला। उसकी पत्नी को उसके पुत्र एवं पुत्रियों का 40% मिला। तो देखिए इसके कितने पुत्र हैं 3 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं, तो वाइफ को कितना मिला होगा, वाइफ को जो मिला होगा वो 3 सन और 2 डॉटर का कितना मिला होगा 40% मिला होगा, 40/100 ये वाइफ को मिला है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख रुपीज मिले हो तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला। तो आप अगर यहाँ से कैलकुलेट करें, ठीक है, कैलकुलेट अगर कीजिएगा तो 8 और 10 का आप अगर एलसीएम लीजिएगा तो 40 आएगा। सब जगह 40 से गुना कर दीजिए, n इंटू 40 इक्वल टू, अगर यहाँ भी 40 से गुना कीजिएगा तो ये कितना बार में जाएगा 5 बार में, और यहाँ भी 40 से गुना कीजिएगा तो ये कितना 4 बार में। तो ये 5s इक्वल टू 4d। ठीक है, 40n इक्वल टू 5s/4d। अब अभी आपको पिछले सवाल में निकालने रेशियो अगर इसको निकालना है तो जो सबसे बेसिक मेथड होता है पहले n और s का, तो n/s कितना कीजिएगा तो क्या आएगा n/s आएगा 5/40, और अगर s और d को रिलेट कीजिएगा तो s/d अगर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4/5। तो यहाँ 40 है यहाँ 4 है, तो अगर आप इसको ऐसे कर लीजिए 1/8 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो यहाँ भी 8 करना पड़ेगा, तो 2 से गुना, नीचे में भी 2 से गुना, तो फाइनली क्या हो गया 8/10, 8/10 हो गया। ठीक है, तो आप नाती नतनी, बेटा और बेटी, इनका अगर रेशियो निकालिएगा तो ये क्या है 1, ये क्या है 8 और ये क्या है 10, 1:8:10 निकलेगा। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला जा रहा है कि यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख रुपया मिला है, प्रत्येक पुत्री को कितना मिला 1.25 लाख रुपया मिला है, तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नतनी को, वाइफ और 3, तो देखिए वाइफ को कितना मिला है 3 बेटा और 2 बेटी का 40%, 3 बेटा और 2 बेटी का कितना मिला है 40% मिला है। तो 3 बेटा, बेटा का कितना है 8, तो यहाँ अगर आप वैल्यू बेटा का बिठा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 8 प्लस 2 × 10, तो 8×3 = 24 प्लस 20, 44 का 40/100 कितना होगा 44 का 40/100 अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 117.6।
तो वाइफ को कितना हिस्सा मिला? 17.6 हिस्सा मिला है। ठीक है। और आपको ये पता है कि उसकी जो बेटी है, प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख रुपया मिला है, और यहाँ कितना मिल रहा है? 10 यूनिट मिल रहा है। तो 10 यूनिट कितने के बराबर है? अगर हम इन सबको मिटा देते हैं अभी, 10 यूनिट ये सब मिटा देते हैं, रेशियो आप खुद से निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो 10 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 1.25 लाख। अगर लाख है तो इसको अगर आप कीजिएगा तो गुना 1 लाख से अगर कीजिएगा, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा? 125 123। ठीक है ना? 1,25,000। तो इसको भी आप यहाँ डायरेक्ट ही लिखिए 1,25,000, क्योंकि थोड़ा जगह कम है। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1,25,000 के बराबर। आपसे पूछा जा रहा है कि पत्नी, उसकी पत्नी को कितना मिला है? 17.6 यूनिट। और 3 नाती नातिन, एक नाती नातिन को कितना मिलता है? 1 यूनिट। तो 3 नाती नातिन को कितना मिलेगा? 3 यूनिट। तो पत्नी, ये वाइफ है, प्लस 3 नाती नतनी को कितना मिलेगा? 17.6 प्लस 3, तो कितना? 20.6। तो अगर 10 यूनिट का वैल्यू 12,000 1,25,000 रुपये है, तो 20.6 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 20.6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 125,000 बटे 10 गुना 20, 20.6। एक जीरो कटा, अगर एक यहाँ से कटिएगा 10 तो एक जीरो और कट जाएगा। तो 125 गुना 206 अगर आप कीजिएगा तो आपका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2,57,500 रुपये। ठीक है, 2,57,500 रुपये ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 116 नंबर का है। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। कुल छात्रों का 10%, कुल छात्रों का 10% की रुचि गायन में है, तथा कुल छात्रों का 3/4 की रुचि नृत्य में है। ठीक है। और शेष 15 छात्र की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। शेष 15 छात्र की रुचि, या तो आप इसको x मान के बना ले या 100 यूनिट मान के बना ले, कि टोटल कितना स्टूडेंट है? मान लीजिए 100 यूनिट है। ठीक है। 100 यूनिट स्टूडेंट में 12 छात्र की रुचि खेल में है, तो इसको 12 घटा दो, कितना बचा? 88। अब 88 यूनिट छात्र में 10% की रुचि गायन में है, तो 10% घटा दो, जो शेष बच रहा है। ठीक है ना? अच्छा, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से, देखिए देखिए कुल छात्रों लिखा हुआ है, तो ये आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। कुल छात्र लिखा हुआ तो आप शेष छात्र नहीं, यहाँ हम शेष छात्र कर रहे हैं। टोटल अगर आप 100 यूनिट मानिएगा ना, तो 100 में ही सारा काम करना है। मतलब ऐसा कीजिए, टोटल अगर आप 100 यूनिट माने, टोटल छात्र कितना है? 100 यूनिट। ठीक है। तो उसमें से 12% को जो है ना, रुचि खेलों में है, तो 12% का रुचि खेलों में, यानी कितना का रुचि खेल में है? 12 का। फिर कुल छात्रों का 10%, कुल छात्रों का 10% है, तो 10 का रुचि किस में है? गायन में है। तथा कुल छात्रों का 3/4, कुल छात्रों का 3/4, तो 100 का 3/4 कीजिएगा तो 4 से काटिएगा 25 बार में, 25 या 75। जो 75 यूनिट छात्र है उसका किस में है? नृत्य में है। और शेष 15 छात्र, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 12 प्लस 10 प्लस 75, तो 75 10 85, 12 98, 85 और 12 98 नहीं 97 होगा। तो टोटल 97 यूनिट छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है, और यहाँ कितने यूनिट छात्र के किसी भी गतिविधि में नहीं है? 97 यूनिट छात्र तो किसी न किसी जगह इन्वॉल्व है। तो बाकी 3 यूनिट छात्र जो बचे उसकी गतिविधि कहीं नहीं है। और क्वेश्चन में 3 यूनिट का वैल्यू कितना छात्र दिया हुआ? 15 छात्र का गतिविधि कहीं नहीं है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 15, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5।
टोटल स्टूडेंट कितना माने थे, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 500। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 500 हो गई। 117 में देखिए कि एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनसे 95,000, 95,000 नहीं है, 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये तथा बच्चों के लिए 20 रुपये हो तथा 10% दर्शक जो है वो निःशुल्क, 10% दर्शक को निःशुल्क पास मिला है, तो मेले में कुल कितने बच्चे थे, ये आपको पता करना है। तो आप यहाँ क्या कीजिए कि मान लीजिए कि मेले में जो है ना बच्चा कितना था, टोटल बच्चा मान लो मेला में एक्स था। अब 10% दर्शक को तो निःशुल्क पास मिला हुआ है, 10% दर्शक को निःशुल्क पास मिला है। टोटल कितना दर्शक पहुंचा था, 35,000। तो 35,000 का अगर आप 10% निकाले, 35,000 का अगर 10% निकाले तो कितना हो जाएगा, 35,000 का 10% हो जाएगा 3500। यानी 3500 दर्शक ऐसा था जो बिना पास वाला था, निःशुल्क वाला था, निःशुल्क वाला था। ठीक है, 3500 दर्शक को कोई पैसा नहीं लगा, निःशुल्क वाला था। और आप मान लिए हैं कि टोटल बच्चा कितना है, एक्स है। तो आप 35,000 में अगर आपसे क्या पूछा गया है कि मेले में कितने बच्चे थे, तो आप अगर टोटल जितना आपका दर्शक गया है, उस दर्शक में 35,000 आपका टोटल दर्शक है, उस दर्शक में आप अगर बच्चा कितना, बच्चे के लिए 20 रुपए ले रहे हैं और इसके लिए ले रहे हैं 40 रुपए। एक मिनट। हम्म, तो अगला सवाल है 117 नंबर का। 117 नंबर के सवाल में बोला जा रहा है कि एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे और उनसे 9,50,000 रुपए का राशि प्राप्त किया गया। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये तथा बच्चे के लिए 20% हो तथा 10% दर्शक निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे। देखो 10% दर्शक तो निःशुल्क गया है, तो 35,000 जो गया हुआ है उसका अगर 10% निकाल दे तो ये कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3500। यानी 3500 तो ऐसा है जो निःशुल्क गया हुआ है। तो टोटल अगर 35,000 दर्शक पहुंचा है तो हम मान लेते हैं कि बच्चा कितना है उसमें, एक्स बच्चा है। ठीक है ना, बच्चों की संख्या निकालने पूछा गया तो हम मान लेते हैं टोटल एक्स बच्चा था। तो 35,000 टोटल दर्शक है। 35,000 में से टोटल अगर आप 35,000 दर्शक में से 3500 और प्लस एक्स, इसको अगर घटा दे, ये क्या है, 3500 ऐसा है जो बिना टिकट का है और एक्स बच्चा है। टोटल 35,000 में से 3500 बिना टिकट वाला और एक्स बच्चा, ये टोटल को अगर हम घटा दे तो ये जो हमारे पास होगा ये क्या हो जाएगा, वयस्क की संख्या होगी। कि टोटल 35,000 में से जो फ्री में गया है और जो बच्चा उसको घटा दे तो ये कितना निकल के आएगा, हमारा वयस्क का संख्या निकल के आएगा, जो भी वहाँ 18 वर्ष से ज्यादा वाले गए थे। तो इसको अगर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 35,000 में से 3500 को घटाइएगा तो 31,500 हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स। तो इतना क्या है टोटल, इतना वयस्क गया था। अब आपको पता है कि हर एक बच्चे के लिए कितने रुपए का चार्ज किया जा रहा है, 20 रुपए का, और हर एक वयस्क के लिए 40 रुपए का। तो आप क्या माने हैं, एक्स बच्चा है, आप माने हैं एक्स बच्चा है, तो हर एक बच्चे के लिए अगर एक्स बच्चा है और वयस्क कितना है, वयस्क है आपका 31,500 माइनस एक्स, और ये टोटल मिला के कितना पैसा मिल रहा है, 95,9,50,000 रुपए। तो एक्स, हर एक बच्चा, अगर एक्स बच्चा है और हर एक बच्चा से 20 रुपए का टिकट लिया जा रहा है तो टोटल बच्चा का टिकट कितना हो गया, 20x का हो गया। अगर इतना एडल्ट है, इतना वयस्क है और हर एक वयस्क से 40 रुपए का टिकट लिया जा रहा है तो 40 × 31500 माइनस एक्स, और ये कितने के बराबर है, 9,50,000 के बराबर है।
तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 20x प्लस, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 2 6, 4 तिया 12, माइनस 40x इक्वल टू 9,50,000। तो यहाँ 20x में से इसको घटाइएगा तो ये माइनस में चला जाएगा 20x, और 9,50,000 में से 1 2 6 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख। तो देखिए अगर इसको घटाइएगा 12,60,000 में से 9,50,000 तो 3,10,000 बचेगा, लेकिन वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस 20x इक्वल टू माइनस 3,10,000। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटिएगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 31,000/2, 31,000/2, और एक जाएगा 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, डबल जीरो। तो 15,500 टोटल बच्चा, एक्स आप क्या माने थे, बच्चों की संख्या माने थे, और एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 15,500। यानी टोटल नंबर ऑफ बच्चा जो था वो कितना था, 15,500 था। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले, देखिए लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है ना वो कितना है, 3:2। तो आप इसको क्या लिख लीजिए, 300:200। क्योंकि ये अनुपात में है तो हम समान संख्या से गुना और भाग कर सकते हैं। तो हम क्या किए कि 100 से दोनों जगह गुना कर दिए। अब क्यों किए, क्योंकि परसेंट में वैल्यू निकालना है तो 300 का 20% निकालना आसान होगा, ठीक है ना। तो अगर लड़के 300 है, उसका 20% तथा लड़कियों का 30% छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 300 का 20% हो जाएगा 60। तो 300 में 60 छात्र क्या है, छात्रवृत्ति लेने वाले, और लड़कियों का 30%, तो 200 का 30% कितना हो जाएगा, 60। तो 60 लड़के तथा 60 लड़कियां क्या है, छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। तो टोटल लेने वाले कितने हो गए, टोटल लेने वाले हो गए, छात्रवृत्ति लेने वाले 120। टोटल छात्र कितने हैं, 500। तो आपसे क्या बोला गया कि छात्रवृत्ति ना लेने वाले, तो 500 में 120 ले रहा है तो नहीं कितना ले रहा होगा, नहीं ले रहा होगा, 380 छात्र छात्रवृत्ति नहीं ले रहा होगा, कितने में, 500 में। तो 100 में वैल्यू क्या होगा, क्योंकि परसेंट पूछा जा रहा है, ये जीरो कैंसिल, 5 से काटिएगा, 5 7 35, 5 दूना 10। तो आपका आंसर क्या होगा, 72% छात्र ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे होंगे, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, 119 नंबर का अगला सवाल है कि किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12,17 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले खर्च में कुल वृद्धि कितनी होगी। तो देखिए आपसे बोला यह जा रहा है कि 12 दशमलव, तो आप देखिए इसको मान लीजिए 12 को 120 लिखिए, सब में 10 से गुणा कर दीजिए, 170 कीजिए और ये 30 कीजिए, ठीक है। अब इस पे 20% बढ़ गया, 120 का 20% 24, तो 24 प्लस 20 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 144 हो गया, 120 से बढ़ के। 170 पे कितना बढ़ गया, 30%, 170 का 30% 51, तो 51 इसमें जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1 7 5 12, और ये हो जाएगा 221। और 30% पे कितना, 50%, 50% का मतलब आधा 15, तो ये कितना हो गया, 45। तो पहले टोटल खर्चा कितना का होता था, 120 प्लस 170, 290 प्लस 3 प्लस 30, तो 320 का खर्चा होता था। अब कितना का हो रहा, अब हो रहा है 5 1 6 4 10, 4 2 6 4 10 1 11, 2 1 3 1 4।
अब 410 का खर्चा हो रहा है। तो 320 से कितना हो गया, 410, कितना बढ़ा, 90 बढ़ा। कितने पे बढ़ा, 320 पे 90 बढ़ा। तो 100 पे वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ये चला गया। अब अगर 4 से काटिएगा तो 8 बार में जाएगा और ये 25 बार में जाएगा। तो ये 25, ये 9/8 हो गया। 9/8 कितना होगा भाई, 25 गुणा 9 होता है 225/8। तो 8 दूना 16, 6 8 8 64.1/8%। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। अगला सवाल है, यदि ए का आय का 5%, बी की आय का 15% तथा सी की आय का 10% हो। अच्छा, यदि ए की आय का 5% इक्वल टू बी की आय का 15% है, तो ए और बी के रेशियो क्या हो गया, 1:। ए और बी का अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं तो 3/1 आ गया। बी की आय का 10%, बी का 10% इक्वल टू सी का 20, काट दीजिए, 1 और 2 हो गया, तो बी बाय सी कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब देखिए बी यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, दोनों जगह 2 कीजिए, क्योंकि बी एक ही आदमी है, अलग अलग नहीं हो सकता। तो 6/2 हो गया और यहाँ 2/1 है। तो यहाँ से अगर आप क्या कीजिएगा, ए और बी और सी का रेशियो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ए का है 6, बी का 2, सी का 1, 6 2 और 1 आ गया। और यदि बी की आय 8,000 रुपये है और यहाँ बी की आय कितना, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, 2 यूनिट का वैल्यू 8,000 रुपये के बराबर। तो तीनों की कुल आय कितनी है, तीनों की आय 6 2 8 1 9 यूनिट, 9 यूनिट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू 8,000, 1 यूनिट का वैल्यू 4,000, 9 यूनिट का वैल्यू 4,000 गुना 9। तो आंसर क्या हो गया, 36,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 121 नंबर का जो सवाल है, इससे पहला सवाल कौन सा था, हाँ 120 नंबर था। 121 नंबर का जो सवाल है ये है, एक एमआरआई मशीन का मूल्य 1 करोड़ है, एक कंपनी इस पे 5% का, तो 1 करोड़ का 5% की छोड़ देते, छूट की राशि, तो 1 करोड़ का 5% कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5%, तो ये लीजिए कितने का छूट मिल गया, 5 लाख का छूट मिल गया आपको। ऑप्शन बी, कुछ है ही नहीं इस सवाल में। एक कर्मचारी की मासिक आय 2.2/3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। मासिक आय में अगर वृद्धि की कितना, 2.2/3%, तो उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2.2/3% की आप वृद्धि किए, तो 2×6 2 8/300 हो गया। परसेंट हटाएंगे, नीचे में 100 से गुना होगा तो 8/300। तो यहाँ से आप अगर कीजिएगा तो 4 150, 2 125, नहीं नहीं ये गलत हो गया, 300 है ना। अगर आप 4 से काटे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 2, और नीचे में क्या हो जाएगा, 75। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 2/75। 2/75 का मतलब ये हुआ कि कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की वृद्धि हुई है। तो 2.2/3% की वृद्धि का मतलब ये हुआ कि अगर मासिक आय उसकी 75 यूनिट थी, तो वृद्धि कितनी की हुई है, 2 यूनिट की वृद्धि हुई है, इसका इंक्रीज हुआ है।
तो और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 720 रुपये अधिक मिलते हैं वृद्धि करने पर। तो 2 यूनिट का वृद्धि यहाँ हुआ है, और इसको पैसा में कितना वृद्धि हो गया, 720 रुपया। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, 2 यूनिट का वैल्यू 720 रुपये के बराबर। तो उसकी मासिक आय कितनी है, उसकी मासिक आय अब कितनी हो गई, उसकी मासिक आय कितनी है, इनकम पूछा जा रहा है। तो इनकम तो उसका कितना है, 75 यूनिट ही है ना। आय तो उसकी 75 यूनिट ही है। तो 75 यूनिट का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा, ये आपका होगा 360 गुना 75। तो 36 गुना 75 अगर कीजिएगा, तो 36 गुना 75 अगर कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 27,000। तो मासिक आय कितनी है, 27,000 रुपये। यही आपका आंसर। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 हो, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है। देखिए 20% अधिक है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर ये तुलसीराम है और ये कश्यप है, किसके वेतन से, कश्यप के वेतन से। तो अगर कश्यप का वेतन 5 यूनिट है तो तुलसीराम कितना होगा, एक अधिक है 6। मान लीजिए 600 है ये और इसका 500 है, ठीक है। अगर तुलसीराम की बचत 720 रुपये है, जो उसके वेतन का 4% है। तो तुलसीराम का वेतन कितना, 600। 600 का 4% अगर निकालिएगा, 4/100, 24। और 24 यूनिट का वैल्यू, क्वेश्चन में बचत कितना दिया हुआ है, 720 रुपया। तो 24 तिया 72, 1 यूनिट का वैल्यू 30 रुपया। पूछा क्या गया है। तो कश्यप का वेतन कितना है, कश्यप का वेतन कितना है, 500 यूनिट। कश्यप का वेतन आप कितना माने, 500 यूनिट। तो 500 यूनिट का वैल्यू जो होगा 30 गुना 500, यानी 15,000 रुपये। ये कश्यप का वेतन है, ऑप्शन बी। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश 5.1/2% ज्ञात किया, जो 220 था। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए, आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि विद्यार्थी को 3.1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन वह 5.1/2%, 5.1/2% ज्ञात किया। 5.1/2% मतलब 11/2%। वो कितना ज्ञात किया, 11/2%, और उसका वैल्यू कितना आया, 220। तो 11/2% जब 220 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा, 220/11 गुना 2। ये काटोगे 20 बार में, ये कितने के बराबर होगा, 40। तो 100% कितने के बराबर होगा, 100% होगा 40 गुना 100, यानी 4,000। मतलब ये है कि अगर 100% सही उत्तर आपको पूछा गया है, तो जो वैल्यू है वो कितना है, टोटल 4,000। लेकिन 4,000 का आपको निकालना कितना था, 3.1/2%। 4,000 का 3.1/2% निकालना था, आप निकाल दिए 5.1/2%। तो 4,000 का अगर 3.1/2%, तो 3 दूना 6, 7/200% अगर निकालिएगा, ये तो गया और ये गया 20 बार में, ये कितना आएगा, 140 आएगा। यही आपको निकालने बोला गया, ठीक है ना, 140 आएगा, यही आपको निकालने बोला गया। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद 50% वृद्धि कर दी गई। पहले 40% कम कर दी गई,
फिर 50% वृद्धि कर दी गई, तो क्या हो गया? तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? तो 40% का अगर आपको कम कर दिया गया, तो मतलब इसका समझ रहे हैं क्या है? 40% को भिन्न में तोड़िएगा तो 2/5 लिखिएगा, यानी 5 था, 40% कम कर दिया गया, 5 में से कितना कम कर दिया? 2, तो कितना बचा? 3। 50% की वृद्धि की गई, 50% होता है 1/2, 2 में कितना का वृद्धि किया गया? 1, कितना हो गया? 3। तो पहले कितना था आपका, और इसको लिखो बाद। तो पहले अगर 10 यूनिट था तो अब कितना? 9। कितना कम हो गया? 1 का, कितने पे? 10 पे। तो 100 पे वैल्यू क्या होगा? 10% का क्या हुआ? लॉस हुआ है। 10% की हानि, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। इसमें कितना नंबर तक रखे हैं? कितना नंबर तक इसमें रखे हैं? तो 125 तो यहीं तक रखते हैं। इसके बाद वाला अगले पार्ट में देखेंगे, 125 से आगे वाला जो है ना वो अगले पार्ट में देखेंगे।